नमस्ते, प्रणाम मित्रों। मेरा नाम डॉक्टर योगी दिग्वासा है। आई एम अ सर्टिफाइड माइंड पावर एक्सपर्ट। आई एम ट्रेडिशनल हठ योगा टीचर एंड आई एम ऑल्सो इंटरनेशनल होलिस्टिक हेल्थ लाइफस्टाइल कोच। आई एम ऑल्सो रजिस्टर्ड योगा टीचर फ्रॉम USA Yoga Alliance and I am practicing ancient holistic lifestyle since 2014। तो आज के इस पेंडेमिक के समय में मैंने देखा कि लोगों की स्वास्थ्य काफ़ी गंभीर स्थिति पे पहुंच गई है। और जिन लोगों को किसी भी किस्म का कोई तकलीफ़ नहीं है, आई मीन अगर अगर उन्हें कोई कोविड की तकलीफ़ नहीं या उसके अलावा कोई छोटी मोटी बीमारी चलती रहती है, तो उन्हें संभावना है कि ये पेंडेमिक में उन्हें भी असर हो सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक समाज के लिए एक अच्छा सा एक रास्ता बताऊं लोगों को। हालांकि मेरा जो सब्जेक्ट है योगिक साइंस और नेचुरोपैथी, योगिक साइंस और नेचुरोपैथी के अंतर्गत इसमें बहुत सारी ऐसी थेरापीज़ है। इसकी जो इसके अंदर में जो डाइट सिस्टम है पर्टिकुलरली, अगर आप उसको फॉलो करते हो अच्छे से, तो मेरा ऐसा मानना है और हमने अनुभव भी किया है कि केवल लोगों के जीवन में मात्र डाइट में परिवर्तन लाने से और दिनचर्या में परिवर्तन लाने से ही कई सारी छोटी बड़ी बीमारियां निकल जाती है, ठीक हो जाती है। यहाँ तक भी हमने देखा है कि जो कोविड के फर्स्ट स्टेज के पेशेंट या सेकंड स्टेज के जो पेशेंट हैं, उनमें भी हमने इम्प्रूवमेंट देखा हुआ है और वो लोग भी बाहर आए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि हमें करना क्या है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं सीधा आपको पॉइंट पे ही लेके जाऊँगा कि असल में इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमें अपने दिनचर्या में क्या बदलाव हमें लाना है। तो मित्रों, हमारे दिनचर्या में 3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो है हमारा भोजन। हम दिन में 3 से 4 टाइम मिनिमम भोजन लेते ही है। हर एक इंसान 3 से 4 टाइम भोजन लेता ही है। सेकंड चीज़ है अच्छी नींद। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है कि बिना सोए वो एक भी दिन निकाले। तो नींद भी बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। ये भी हमारे दिनचर्या में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरी चीज़ आती है और वो है व्यायाम, यानी कि पुरुषार्थ। तो असल में हमारा जो शरीर है वो बना ही है पुरुषार्थ करने के लिए। अगर इसको हम पुरुषार्थ नहीं देते हैं या अगर सपोज़ कि अगर हम इससे काम नहीं निकलवाते हैं, तो जैसे कि पड़ा लोहा जंग लगने लगता है। आपने नई गाड़ी ली है लेकिन आप उसको चला नहीं रहे हो, तो वो पड़ा जैसे ख़राब होने लगता है। इसी प्रकार से शरीर की भी ऐसी ही कुछ स्थिति होने लगती है। इस शरीर को अगर हमें स्वस्थ रखना है, तंदुरुस्त रखना है, तो हमें इसको पुरुषार्थ देना ज़रूरी बन जाता है। तो कुछ लोगों का काम ऐसा होता है जो दिन भर पुरुषार्थ करते रहते हैं, जहाँ पर में शारीरिक पुरुषार्थ हो जाती है। जैसे खेडूत होते हैं वो खेती करते हैं, मज़दूर होता है वो मज़दूरी करते हैं। लेकिन हम में से ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो ना खेती करते हैं ना मज़दूरी करते हैं, ऑफिस में बैठे काम करते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर में उन्हें चलना फिरना या फिर भाग दौड़ कम रहती है, काफ़ी नॉर्मल भी उनका रूटीन चलता है। तो इस स्थिति में शरीर के पास से हम इतना काम नहीं निकलवा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो है व्यायाम। दोस्तों, आपको पता है कि व्यायाम हर देश में, पूरे देश में, पूरे विश्व में ये काफ़ी जाना माना है। यानी कि हम भारत से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पर में अगर हम व्यायाम की बात करें तो हमारे दिमाग में योगा पहले आ जाता है। तो जैसे कि मैं खुद एक योगाचार्य हूँ, तो मैं आप लोगों को योगा करने के लिए मैं प्रेरित करूँगा। मैं ये कहूँगा कि आप योगा ज़रूर करें। कम से कम 90 मिनट के लिए, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे के लिए आप रोज़ योग करें ही करें। तो चलिए हम मित्रों आगे बढ़ते हैं। तो ये इन 3 चीज़ों के बारे में मैंने आपको ब्रीफ में जानकारी दी। पहला जो है वो हमें आहार पे नियंत्रण लाना है। दूसरी चीज़ जो है हमें पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है, यानी कि बॉडी को एक रेस्ट देना है अच्छे से। और तीसरी जो चीज़ आती है और वो है व्यायाम। तो प्रॉपर एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। अगर इन 3 चीज़ों पे मित्रों अगर आपने अच्छे से काम कर लिया और सिस्टमेटिक तरीके से, प्राकृतिक रूप से, जो एंशंट जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे गुरु थे,
सालों से जो लोग जो पद्धति को वह लोग फॉलो करते आ रहे हैं, अगर आप उसी सिस्टम को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं दावे के साथ कहूँगा कि आपका स्वास्थ्य एक अलग लेवल पे चला जाएगा। तो यहाँ पर मित्रों एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो आप अगर एंशंट टाइम में अगर आप देखोगे तो हमारे जो ऋषि मुनि थे और उस वक्त की जो आबादी थी वो इतनी तादाद में बीमार नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? तो उसके पीछे एक साफ साफ रीज़न है। वह लोग वैसी ज़िंदगी जीते थे जहाँ पर में वह लोग उनका दिनचर्या ही वैसा था कि वो नेचर के साथ, प्रकृति के साथ काफ़ी जुड़े हुए थे। लेकिन आज के टाइम में समय इतना बदल चुका है कि हम टेक्नोलॉजी ग्रस्त हो गए हैं, हम इंडोर ज़्यादा रहने लगे हैं और हमारा जो खान पान है वो टोटली बदल चुका हुआ है। पहले लोगों के पास में गायें होती थी, भैंसें होती थी, खुद का छोटा मोटा ज़मीन होता था। अगर कोई ज़मींदार नहीं था तो खेत खलियान बहुत ही आसपास ही होता था। तो और रासायनिक खाद नहीं यूज़ करते थे, हम लोग प्राकृतिक खाद ही यूज़ करते थे, जैसे गाय का गोबर हो गया या फिर केचुआ खाद हो गया। इस प्रकार के अन्य प्रकार के जो भी हमारे ऑर्गेनिक खाद होते थे उसी से ही खेती बाड़ी होती थी। और जो फल सब्जी जो आती थी, अनाज जो धान जो निकल के आता था वो काफ़ी ऑर्गेनिक था, यानी कि 100% ऑर्गेनिक और शुद्ध था। ये शुद्धता, वे लोग इतना शुद्ध भोजन लेते थे और काफ़ी अपने आप को एक्सपोज करते थे नेचर के साथ में। बारिश के सीज़न में वे लोग भरपूर स्नान करते थे, बारिश में, धूप में वो धूप भी लेते थे, ठंड में वो ठंड को भी बर्दाश्त कर लेते थे। तो इतना वे लोग जुड़े हुए रहते थे प्रकृति के साथ में, इसलिए सालों साल तक उन लोगों को कभी बीमारी नहीं आती थी। और अगर कोई बीमारी आई तो वो केवल सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, दस्त, बुखार, इस प्रकार की कोई बीमारी आती थी। अन्यथा इसके अलावा जैसे हम सुनते हैं कि डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, चर्म रोग हो रहे, अस्थमा हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रही है, घुटने का दर्द हो रहा है, और अभी तो कोरोना आ गया तो कोरोना हो गया। तो आप देखो पिछले 30-40 साल के अंदर में जो बदलाव हुआ है, और इस कदर जो बदलाव हुआ है कि आज की डेट के अंदर में पूरी की पूरी दुनिया परेशान हो रही है। लेकिन ये लोग एक तरफ और एक हमारे जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी वो एंशंट टाइम के हिसाब से जो ज़िंदगी जी रहे, उन्हें अभी भी आज तक कोई तकलीफ़ नहीं आई। मैं अपनी बात कहूँ तो मेरा पिछले 7 साल का अनुभव है कि मैं योगिक लाइफस्टाइल और जो नेचुरोपैथी की जो लाइफस्टाइल है उसको मैं लगातार फॉलो करते आ रहा हूँ। इन 7 सालों में मुझे केवल 4 बार बुखार आया है बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। तो इस बात से ये तय होता है, ये प्रूव होता है कि जो हमारा पुराना जो एंशंट का जो कल्चर था हमारा, वो सबसे शक्तिशाली है, सबसे प्रभावशाली है और वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। तो चलिए अब मित्रों आगे हम बढ़ते हैं कि हमें हमारे दिनचर्या में क्या हमें सुधार लाना है, हम उसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि भोजन सुधार कीजिए। आप भोजन सुधार के अंदर में आपको ये खास ध्यान रखना है कि सुबह सुबह उठे। अगर जनरली अगर आप देखें तो सुबह सुबह जब इंसान आदमी उठता है तो या तो वो चाय पीता है या कॉफ़ी पीता है नाश्ते में, नाश्ता करने से पहले। कोई लोग तो बेड टी भी लेते हैं, यानी कि जैसे उठे तुरंत ही ब्रश किए बगैर ही चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली या तंबाकू खा लिया किसी ने। तो मित्रों अगर ऐसी अगर आदत रहेगी तो सीधी सीधी बात है, शरीर गंदा होगा ही, शरीर खराब होगा ही। तो यहाँ पर में हमें भोजन सुधार की बहुत ही ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि सुबह सुबह आप जब उठे, अगर आपको प्यास लग रही है, गला सूखा हुआ है, तो 1 गिलास पानी पी लीजिए। उसको कोई गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में तांबे का घड़ा हो या मिट्टी का घड़ा हो, सबसे उत्तम रहेगा। 1 गिलास पानी पी लीजिए। फिर आप व्यायाम कीजिए। 1 गिलास से बात नहीं बनती है तो 2 गिलास पानी पी लीजिए। फिर आपका जो शौच करना होता है वो कर लीजिए। उसके बाद फिर आप व्यायाम ज़रूर कीजिए। मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं व्यायाम के बारे में भी मैं समझाऊंगा कि कौन सा व्यायाम उचित रहेगा सभी के लिए। तो अब अगर योग नहीं करना चाहते हो, उसके अलावा कोई और भी व्यायाम करना चाहते हो तो आप वो भी व्यायाम, लेकिन व्यायाम ज़रूर कीजिए, आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, ठीक है।
कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप उसमें अपना टाइम ज़रूर दीजिए। फिर उसके बाद 8-9 बजे के आसपास मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि आप नारियल पानी पिए। देखिए मित्रों, नारियल पानी मैं क्यों कहता हूँ पीने के लिए, क्योंकि अगर हम पानी की बात करें तो हमारे इस पृथ्वी पे सबसे बेहतरीन और सबसे शुद्ध पानी कौन सा है, किसको आप मानोगे? नो डाउट गंगा का जो पानी है या फिर कोई जो पहाड़ से जो पानी आ रहा है वो तो अपने आप में शुद्ध है ही। अगर हम थोड़ा उसको अच्छे से फ़िल्टर कर ले तो वो पानी पीने लायक ही है एक्चुअली, वो पीते हैं। उसके अंदर भी कि उसमें भी जो गुणवत्ता है वो काफ़ी उत्तम है। लेकिन फिर भी उसके अलावा भी कुदरत ने पानी का निर्माण एक ऐसे फल में किया है जिसको हम नारियल कहते हैं। अंडरस्टूड? ऊंचे पेड़ पे लटका हुआ रहता है और इतना हार्ड रहता है नारियल कि इसके अंदर में इंसान चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकता है। ना वो इंजेक्शन घुसा सकता है, ना वो कुछ घुसा सकता है कि वो पानी को प्रदूषित करे। तो नारियल का जो पानी है सबसे प्योर पानी है। अंडरस्टूड? तो नाश्ते में चाय कॉफ़ी की जगह पे मैं ये कहूँगा कि आप नारियल का पानी पिए। अगर आपको नारियल नहीं मिल रहा है, हालांकि जहाँ तक मेरी समझ है मैं ऐसा मानता हूँ कि नारियल एक ऐसा फल है कि हर गांव में, हर गली में, हर शहर में, हर छोटे बड़े शहर में ये मिलता ही मिलता है। अगर बाई चांस अगर आपके यहाँ पर में अगर नारियल की उपलब्धि नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास में और भी ऑप्शन है, हम उसकी तरफ भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आपको नारियल पानी पीना है। अगर आपको नारियल पानी नहीं मिल रहा है तो फिर आप क्या कीजिए, मौसम की कोई भी सब्जी का जूस आप पी सकते हैं। सपोज़ कि अगर आपके वहाँ पर में अगर गाजर मिल रहा है, खीरा मिल रहा है, सफ़ेद पेठा जो रहता है ना, वाइट पम्पकिन जिसको हम कहते हैं, ऐशगार्ड भी कहते हैं, वाइट पम्पकिन भी कहते हैं, कुछ लोग कोड़ा भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको सफ़ेद पेठा भी बोलते हैं, जिससे पेठे की मिठाइयाँ बनती है। तो वो जो फल आता है काफ़ी बड़ा रहता है, 3-4 किलो का वो पूरी वो सब्जी आती है, उसका आप जूस पी सकते हैं। उसको काट करके उसकी स्किन निकाल करके उसका अंदर का जो फल रहता है वो सफ़ेद रंग का रहता है, उसके बीज निकाल लिए जाए, फिर उसका जूस निकालिए। जूस निकालने के बाद उसको छान लेना है, कपड़े से छान लीजिए या किसी भी फिल्टर क्लॉथ से आप उसको छान लीजिएगा। छानने के बाद आप वो 1 या 2 ग्लास जूस पी सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पेठा भी नहीं मिल रहा हो तो फिर कोई भी मौसम की सब्ज़ी, मतलब आप लौकी भी ले सकते हो, लौकी सबको पता ही है, लौकी भी ले सकते हो, लौकी का जूस बनाएं। उसमें चाहे तो आप कड़ी पत्ता भी आप ऐड कर सकते हो। लौकी का जूस जब बनाएं उसमें आप कड़ी पत्ते भी डाल सकते हो, पुदीना भी डाल सकते हो, पालक के पत्ते भी डाल सकते हो। उसमें पानी मिलाइए, उसको ब्लेंड कीजिए जूसर में और फिर उसे भी छान लीजिए और छान करके आप पी सकते हो। कोई भी मौसम की सब्ज़ी का आप जूस पी सकते हो। जिस भी सब्ज़ी में रस का प्रमाण ज़्यादा हो, मतलब रस का परसेंटेज, रस की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो या पानी की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो, जैसे खीरा ककड़ी है, टमाटर है, चुकंदर है, ऐशगार्ड है और ये लौकी है, तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो। 1 से 2 ग्लास आपको पीना है, ये हो जाएगा आपका मॉर्निंग ड्रिंक। फिर उसके बाद आपको 1.5-2 घंटे के बाद आपको वापस फिर से भूख लग सकती है। जो हम नाश्ता करते हैं 9 बजे 10 बजे, जिस नाश्ते में हम जनरली पूरी पराठा इत्यादि हम खाते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि नाश्ते में आप वो चीज़ ना खाएं। उसके ऑप्शन में आपके लिए सबसे उत्तम ये रहेगा कि आप फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स खाएं या तो सलाद खाएं। सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप मौसम का कोई भी फ्रूट खा लीजिए। तो मौसम के फ्रूट में जैसे अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो अगर आम अच्छे मिल रहे हो तो ही आप आम खाएं। अगर आम अच्छे नहीं आ रहे हो, कार्बन से पकाया हुआ आम अगर मिलते हो तो कृपया करके उस आम को हाथ ना लगाए, वो आम ना खाएं। तो उसके अलावा जैसे कि आप पपीता खा सकते हो, सबसे बढ़िया रहता है। पपीते के अंदर में मिलावट कम होती है, पपीता ले सकते हो आप। मस्क मेलन खा सकते हो, फिर आप वाटरमेलन भी ले सकते हो। तो ये 3-4 ऐसे फ्रूट्स हैं जिसको आप खा सकते हो। अच्छा, अभी खाना कितना है तो मर्ज़ी उतना खाइए, भूख हो उतनी खाइए आप। अगर आपको भूख आधे किलो की भूख है तो आधा किलो पपीता खा जाइए, 1 किलो पपीता खाने की भूख है तो 1 किलो पपीता खा जाइए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप आराम से जितना खाना चाहते हो पेट भर के खाइए फ्रूट को।
ठीक है। फिर उसके बाद दोपहर के भोजन में अगर आपने सुबह प्री ब्रेकफास्ट में आपने नारियल पानी, या अगर नारियल पानी नहीं मिला तो अगर आपने कोई भी सब्जियों का जूस पी लिया हो, फिर उसके बाद आपको नाश्ते में फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स के बाद फिर आपको दोपहर को 1 बजे के आसपास जो हम भोजन लेते हैं, उस भोजन में हमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। अक्सर हम भोजन में बहुत ही भारी भोजन खा जाते हैं जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा रहती है, या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे चीज़ हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, इस प्रकार के जो डेयरी के जो पदार्थ हैं हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध ये है कि आप वो चीज़ें ना खाएं। उसके अलावा आप एक होलिस्टिक भोजन लीजिए। जैसे कि नेचुरोपैथी में और आयुर्वेद में बताया गया है कि भोजन सात्विक होना चाहिए हमारा। तो सात्विक का मतलब ये नहीं होता है कि हम भर भर के तेल डालिए, हम भर भर के दूध की चीज़ों का इस्तेमाल करें, नहीं, यहाँ पर मैं वो बात नहीं आ रही। सात्विक की बात ये आ रही है कि आप हल्का अनाज लीजिए, जैसे बाजरा है, ज्वार है, इवन आप गेहूँ भी ले सकते हो, लेकिन एक वक्त पे केवल एक ही प्रकार का अनाज खाएं। तो जैसे कि अगर आपको रोटी खाने की इच्छा हो रही है तो उसके सामने सब्जी जो है, सब्जी की मात्रा ज़्यादा रखिए, और कोई भी मौसम की जो सब्ज़ी मिलती है उसकी आप सब्ज़ी बनाइए। सब्ज़ी बनाने की जो विधि है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अगर बिना तेल की अगर आपको सब्ज़ी बनानी हो तो ये बहुत ही आसान है। अगर आपके घर में अगर स्टीमर है तो आप स्टीमर में सब्जियों को 15 मिनट के लिए पहले 15 से 20 मिनट के लिए उसको स्टीम कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आप एक बड़ा सा तपीला ले लीजिए जिसमें हम सब्ज़ी बनाते हैं। एक बड़ा सा पैन ले लीजिए। उस पैन में हम अक्सर पहले तेल डालते हैं, तेल को गरम करते हैं, फिर उसमें हम जीरा और दूसरे मसाले हम डाल करके हम उसको सौंटते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, तेल की जगह पे हमें थोड़ा पानी डालना है। उसमें पानी डालिए, पानी में फिर आप जीरा और बाकी के जो भी मसाले आप डालना चाहते हो उस मसालों को डालिए, और फिर उसको 5 मिनट के लिए गर्म होने दीजिए। आपकी सब्ज़ी बन के तैयार पड़ी हुई है स्टीम होकर की, तो उस सब्ज़ी को ले लीजिए, फिर आप उसके अंदर में उस पैन में डाल दीजिए, फिर आप उसको सौंट कर लीजिए। अभी उसके बाद आपको जो भी स्वाद के लिए नमक डालना है नमक डाल दीजिए। टमाटर, मैं ये कहूँगा कि टमाटर को स्टीम ना किया जाए। टमाटर को अगर आपको यूज़ करना हो तो टमाटर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। टमाटर को आप पहले से गर्म कर लोगे तो उसके अंदर में जो जीवित तत्व है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि टमाटर को आप चॉप कीजिए या फिर उसकी प्यूरी बनाइए, और उस टमाटर को आप आखिरी के जब 5 मिनट बचे हो उस सब्ज़ी को तैयार होने में तभी डालिए, और फिर आप उसको ढक्कन से बंद कर दीजिएगा। वो जो सब्ज़ी की जो भाप है उसी में वो टमाटर पक जाएंगे। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से आपको सब्ज़ी तैयार करनी है। और रोटी, आप कोई भी एक ही प्रकार की रोटी खाइए, गेहूं की रोटी खाइए, बिल्कुल खा सकते हैं आप। रोटी अगर आप एक रोटी खाते हो तो उसके सामने सब्ज़ी पूरा कटोरा भर के सब्ज़ी खाइए। आप कम से कम 100 ग्राम 150 ग्राम सब्ज़ी आप ज़रूर खाइए, उससे ज़्यादा खाइए तो ज़्यादा बेटर है। अंडरस्टूड? सब्ज़ी की मात्रा कम से कम 60 से 70% होना चाहिए, और रोटी की मात्रा 30 से 40% ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है ऐसा होलिस्टिक भोजन। फिर आप कहेंगे कि भी हम चावल और दाल खाएं, तो मैं कहूँगा कि अगर आप रोटी सब्ज़ी खा रहे हो तो केवल रोटी सब्ज़ी ही खाएं, दाल चावल ना खाएं। अगर आपको दाल चावल खाने को मन कर रहा है तो रोटी मत खाइए। मैंने जैसे बताया है कि एक ही प्रकार का आपको अनाज खाना चाहिए, तभी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा कि जिस दिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज आपको चावल खाना है, तो उस दिन आप क्या करें, उस दिन आप चावल ज़रूर बनाइए और अपनी दाल भी बनाएं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस दाल में आप सब्ज़ी ढेर सारी मिलाइए। अगर आपके पास में अगर मौसम की सब्जियां पड़ी हुई है तो उसमें आप ढेर सारी सब्जियां मिलाएं दाल में, या फिर अलग से सब्जी बनाएं और थोड़ी सी दाल बनाएं। खाली ऐसे ही चावल मत खाइए आप, उस चावल में आप सब्जी भी मिलाइए और दाल भी खाइए। देखिए यहाँ पर मैं इसके पीछे एक साइंस है। ये साइंस में क्या है कि अगर आप केवल चावल और दाल खाते हो तो ये थोड़ा हमें डिस्टर्ब कर सकता है हमारे डाइजेशन के लिए।
ये हमारे हमारे अंदर में ये गैस फॉर्म कर सकता है या इंडाइजेशन हो सकती है, इवन कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि न केवल खाली अनाज 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 और दाल 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 खाए, जो भी हमें खाना है, हमें थोड़ा न्यूट्रिशंस की भी ज़रूरत है, हमें विटामिन्स की भी ज़रूरत है। दाल में प्रोटीन्स होती है और चावल और रोटी में, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा तो आप बढ़ा लोगे आपके शरीर में, लेकिन उस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें जो अल्कलाइन फूड की ज़रूरत होती है वो हमें सब्जियों से ही मिलती है। इसलिए सब्जी और फ्रूट से ही मिलती है, इसलिए हमें सब्जी की मात्रा हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है हमेशा। आई बात समझ में? तो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आपको चावल खाने का मन कर रहा है तो चावल आप खाइए, लेकिन उसके साथ में सब्जी को खास करके मिला कर के खाइए आप, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हो गया दोपहर का भोजन। अभी मेरा आप लोगों से ये भी एक आग्रह है कि यहाँ पर मैं अगर आपको कोई भी पका हुआ भोजन खाना चाहते हो तो आप इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर दीजिएगा। पहला वाला जो पोर्शन होना चाहिए वो केवल सलाद का होना चाहिए, तो उसको आप प्लेट 1 मान के चलिए। तो जो दूसरा वाला जो पोर्शन है वो प्लेट 2, जिसमें आपका पका हुआ भोजन हो गया, या तो सब्जी रोटी हो गई या तो फिर सब्जी चावल और दाल हो गई। ठीक है, तो पहले क्या करना है, दोपहर के भोजन में आप पहले थोड़ा सा कम से कम 200 ग्राम के आसपास करीब सलाद खा जाइए। सलाद के जो हम रेसिपीज़ जो मैं सजेस्ट करता हूँ उसमें मैं ये कहता हूँ कि आप देसी टमाटर, खीरा, अगर गाजर मिल रहे हैं तो गाजर, नहीं है तो चुकंदर, पालक के पत्ते, पुदीने के पत्ते या फिर धनिया पत्ते, इन सबको मिलाइए, आप अच्छे से मिलाइए। उसमें नमक वगैरह मत ऐड कीजिएगा, ऐसे ही आप प्लेन खाइए इसको, तो बड़ा ही अच्छा रहेगा ये आपके लिए। तो पहला प्लेट 1 आप सलाद खाइए, फिर प्लेट 2 में आप अपना पका हुआ भोजन खाइए। इससे क्या होगा कि आपकी जो सब्जी की मात्रा है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी हमारे बॉडी में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। फिर शाम को अक्सर हमारी आदत होती है कि हम 4-5 बजे हम कुछ ऐसा भोजन हम कोई नाश्ता करें। तो यहाँ पर मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप कोई ऐसा सॉलिड नाश्ता ना करें। अगर शाम को 5 बजे 6 बजे के आसपास, हालांकि 6 बजे काफ़ी लेट होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको 4-5 बजे के आसपास अगर आपको कुछ भी खाने को मन कर रहा है, तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि उस वक्त पे आप वापस कोई भी मौसम का फल खा लीजिए, ये आपकी भूख को शांत कर देगा। फिर उसके बाद रात्रि का जो भोजन है वो शाम को 7 या 8 बजे ही आप ख़त्म कर दें। क्यों? उसका रीज़न है, अगर आप लेट भोजन करोगे तो फिर अगर सपोज़ कि अगर आपने 10 बजे भोजन किया या 9 बजे भोजन किया तो आप ना सोने जाओगे तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा अच्छे से। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये खास करके लिखा गया है कि रात्रि का जो भोजन है वो शाम को सूरज ढलते ही हो जाना चाहिए, यानी कि 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, इससे ज़्यादा लेट ना करें। अगर कभी ऐसा हो गया कि आप काम से कहीं बाहर हो तो फिर आप कोशिश ये करें कि आप अगर घर लेट आने वाले हो 9 बजे 10 बजे, तो ये उम्मीद में मत रहे कि आप घर पे पहुँचे और बाद में खाए, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आप बेटर है कि बाहर ही आपका भोजन कर लीजिएगा। तो अगर आप, हालांकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि आप शाम में ही आप अपने घर पे ही रहेंगे तो 7 साढ़े 7 या 8 बजे तक, लेट में लेट 8 बजे तक आप अपना शाम का जो भोजन है वो आप ख़त्म कर लीजिए। अभी शाम के भोजन में आपको ये ख़ास ख्याल रखना है कि आपने अगर सुबह में दोपहर के भोजन में अगर आपने दाल चावल सब्जी या फिर सब्जी और रोटी खाई है, तो शाम का भोजन भूख के अनुसार आप देखिए कि कितनी भूख लगी है। अगर आपको भूख ज़्यादा नहीं है तो बेटर ये रहेगा कि आप कोई भी सब्जियों का सूप पी लीजिए, ये सबसे बेटर रहेगा। और अगर ऐसा लग रहा है कि आपको भूख है तो फिर आप क्या कर सकते हो, हल्की सी कोई खिचड़ी बना कर के खा सकते हो। जैसे चावल और छिलके वाली जो मूंग दाल होती है उसकी आप खिचड़ी बनाइए, या फिर दलिया खिचड़ी बनाइए। इस प्रकार से आप उसमें भी थोड़ी सी सब्जी मिलाइए और आप वो भोजन ले सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आपकी भूख शांत हो जाएगी, पेट को भी हल्का रहेगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें। ठीक है, तो ये जो दिनचर्या है, इस दिनचर्या को आप ज़रा फॉलो कीजिए। यहाँ पर मैं एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा
कि देर रात तक अगर आप जागते रहते हो, जैसे 11 बजे 12 बजे, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि कृपा करके आप रात को 10 बजे सोने चले जाएँ। अगर आप 10 बजे सोओगे तो सुबह जल्दी उठ पाओगे, अच्छे से उठ पाओगे, नींद भी अच्छी होगी। अगर आप जल्दी सोओगे तो सूर्य उदय होने से पहले ही आप जाग जाओगे 5 बजे। जैसे मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठ कर के अपना योग, आसन, प्राणायाम वगैरह सब करता हूँ। उसके बाद मैं फिर लोगों को भी सिखाता हूँ, मेरे क्लासेस चलते हैं, मेरे प्रोग्राम्स चलते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें मैं उसमें सिखाता हूँ, काफ़ी डिटेल में सिखाता हूँ मैं। तो आप सुबह रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, इससे कि आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। और सुबह उठ कर के व्यायाम ज़रूर कीजिएगा। इसी दिनचर्या को आप फॉलो कीजिएगा नॉर्मल रूटीन में, इसको आप ध्यान से फॉलो कीजिएगा। मेरा आपसे मैं आपको दावे के साथ कहूँगा कि अगर आपने इस दिनचर्या को फॉलो किया, आधे से ज़्यादा बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी, यूं ही ख़त्म हो जाएगी। ये यहाँ पर में ही ये चीज़ ख़त्म नहीं होती है। अगर इसके आगे भी अगर सपोज़ कि अगर कोई गंभीर बीमारी से अगर कोई जूझ रहा है आदमी, चाहे कोरोना हो, तो हम उसमें भी आहार सुधार करके और दिनचर्या में सुधार करके भी हम काफ़ी हद तक उनके स्वास्थ्य में हम सुधार ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए केवल इतनी ही जानकारी दे पाऊँगा, क्योंकि हमें समय का भी हमें ध्यान रखना है। मेरा जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर में मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि अगर कोई कोरोना, अगर किसी पेशेंट को अगर कोरोना हो गया है तो वो उसे क्या करना चाहिए, उसको आहार में और अपने दिनचर्या में क्या परिवर्तन लाना चाहिए, तो उसका पूरा मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। तो आपको उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो फिर ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।